Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss BSc second year sample paper 2022 physical chemistry paper थर्ड पेपर है केमिस्ट्री का फर्स्ट सेकंड थर्ड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल पार्ट 1। ये सेक्शन ए आपका जो क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज है सर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें। तो एक्चुअली में हमारे पास जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी वाला जो एग्ज़ाम करा रहा है वो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन करवा रहा है ईयरली के बेसिस पर, क्योंकि आज से पहले MCQ बेस्ड कोविड की वजह से और उससे पहले सेमेस्टर चलता था और उससे पहले जो ईयरली चलता था वो HNB का चलता था। तो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी वाला फर्स्ट टाइम आपका क्या करवा रहा है, ईयरली वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा है। तो इसलिए हमारे पास कोई पैटर्न अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर प्रिपेयर किए हैं केमिस्ट्री के लिए। तो हम उस BSc सेकेंड ईयर के लिए थर्ड पेपर को सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो आप पेपर का पैटर्न समझो कि किस तरीके का है। 1 मार्क्स के आपके 12 क्वेश्चन आने, सब कंपलसरी है, सारे क्वेश्चन करने, कोई नहीं छोड़ना। 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, 18 मार्क्स का पेपर वहाँ से आएगा। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आएंगे और टोटल जो पेपर वो आएगा वो 50 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, आपको वो 10 क्वेश्चन देगा। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करने हैं, आपको 7 देगा। तो 4 तो यहाँ छोड़ने के लिए और 3 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ने हैं। तो लेकिन आपका जो परसेंटेज बनाने में हेल्प करता है वो करता है 1 मार्क्स वाला, इसलिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सभी करने होते हैं, इसलिए सारी यूनिट्स ही प्रिपेयर करनी होती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है तो चाहो तो आप एक यूनिट छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन यहाँ और 3 क्वेश्चन तो यहाँ छोड़ने के लिए ही हैं। तो आप एक यूनिट छोड़ भी दोगे तो शायद तभी भी मैनेज हो जाएंगी चीज़ें, बट फिर भी सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है। अभी प्रिपेयर करें कैसे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं, उसका एक जनरल फॉर्मेट मैंने आपको प्रिपेयर किया है। तो आओ सीखें। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। विच वन इज़ पाथ फंक्शन, इनमें से कौन सा वर्क, एंथैल्पी, प्रेशर और वॉल्यूम पाथ फंक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ उनके एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ और टॉपिक्स भी आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास देखो 2 बातें हैं, ये कोई A पॉइंट है, ये कोई B पॉइंट है। A पॉइंट से आपको B पॉइंट तक पहुंचना है। एक तरीका ये था सीधा सीधा वाला, एक तरीका ये था कि आप यहाँ से घूम के गए, यहाँ से घूम के गए, यहाँ से घूम के गए, यहाँ से घूम के गए। तो बहुत सारे तरीके हैं A से B पोजीशन तक पहुँचने के लिए। आपको घर से कॉलेज तक आने के लिए भी बहुत सारे रास्ते होंगे। अब डिपेंड करता है आप शॉर्टकट अपनाते हो, लॉन्ग कट अपनाते हो, और कौन सा वाला अप्लाई करते हो। तो जो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन सा रास्ता अपनाया, तो उसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। लेकिन जो फंक्शन स्टेट पर तो डिपेंड करते ही करते हैं, साथ ही साथ पाथ पर भी डिपेंड करते हैं कि आप कौन से रास्ते से आए, उन्हें कहते हैं पाथ फंक्शन। तो 3 ही पाथ फंक्शन मेनली आते हैं, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। ये 3 हैं जो क्या माने जाते हैं, पाथ फंक्शन माने जाते हैं। बाकी सब स्टेट फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो इन चारों में से पाथ फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा आपका। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 टाइप से आ सकते हैं। फिलअप्स, जिसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरे टाइप के MCQ बेस, 4 ऑप्शन दे देगा, छांटने के लिए आएगा। एक ट्रू और फॉल्स टाइप वाले। तो आपके पास हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। हम ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने फिलअप्स वाले बनाए, आपको ऑप्शन नहीं भी पता हो तो भी आप बिल्कुल तैयार रहें। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वर्क। किरचॉफ इक्वेशन इज, मैं इसको लास्ट में बताता हूँ क्योंकि मुझे इसे एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसको बाद में बताऊँगा। फिलहाल मैं इस पर जा रहा हूँ। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल एस की वैल्यू क्या होगी, डेल जी की वैल्यू क्या होगी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती हैं, जो खुद से होती हैं स्वतः प्रक्रम, उसमें एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव में आना चाहिए, कहीं में आना चाहिए। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू जो है वो आपकी कैसे आनी चाहिए, निगेटिव में आनी चाहिए। तो आपने कभी पहले थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा भी होगा। थर्मोडायनेमिक्स, ये क्वेश्चन भी थर्मोडायनेमिक्स से था, ये क्वेश्चन भी थर्मोडायनेमिक्स से ही है, निगेटिव में, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, तब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं। एन एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन इज। एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था, डिसऑर्डरनेस, जिसमें जितनी ज़्यादा गड़बड़ी होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे सॉलिड के पार्टिकल वेल अरेंज होते हैं, लिक्विड के फैले हुए होते हैं, और गैस ने तो रायता ही फैलाया हुआ होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, वेल अरेंज होते हैं, तो उसकी एंट्रोपी कम, लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा और गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है।
लेकिन एंट्रोपी जीरो नहीं होती है क्रिस्टल की। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल में कई टाइप के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, कई टाइप की गड़बड़ियाँ आती हैं। तो अगर आपके पास अव्यवस्था जीरो होगी तब होगी जब आपके पास सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएं। तो ऐसा कुछ ना कुछ क्रिस्टल में भी गड़बड़ियाँ होती हैं। लेकिन आपके पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट है ये कि किसी भी प्योर क्रिस्टल की 0 केल्विन टेम्परेचर पर एंट्रोपी की वैल्यू कितनी आती है? ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट है। 0 केल्विन समझते हो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर चीज़ें इतनी ठंडी हो जाएंगी कि सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। दुनिया इस टेम्परेचर पर पहुंच गई तो दुनिया स्वाहा हो लेगी, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सारे मोशंस इमोशंस सारे डिफेक्ट सब खत्म। तो इसीलिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो प्योर क्रिस्टल होते हैं उनकी एंट्रोपी की वैल्यू कितनी आती है? 0। और वैसे आज तक 0 केल्विन पॉसिबल नहीं हुआ है कि 0 केल्विन पर आप चीज़ों को ले जा पाओ, क्योंकि वो बहुत ठंडा टेम्परेचर है। -50-60 पे ही हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन -273 तो बहुत ही कम होगा। तो जब अगर प्योर क्रिस्टल को इस 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो उसकी एंट्रोपी विल बी इक्वल टू 0। और कौन सा स्टेटमेंट से क्वेश्चन है? थर्मोडायनेमिक के थर्ड लॉ से। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम को समझते हैं। आपने जो जो क्वेश्चंस कर लिए हैं आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आगे जा कर के आपको यूज़ ना करना पड़े। बस पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ता हूँ मैं, जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया मिटा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए जगह भी मिल जाएगी। अब देखो, सबसे पहले तो एक बात समझो, ए और बी ने रिएक्ट किया और सी और डी बनाया। ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इन्होंने मिलकर के ये बना रहे हैं और ये दोनों मिलकर के इसमें बदल भी जा रहे हैं। तो जो रिएक्शन दोनों साइड चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम नहीं कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की ऐसी कंडीशन जिसमें फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब आपने ये कहा कि दो टाइप, इक्विलिब्रियम पर जब चीज़ें इक्विलिब्रियम में सेम रेट से चेंज हो रही हैं तो इन पर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर का क्या पड़ता है, प्रेशर का क्या पड़ता है और कंसंट्रेशन का क्या पड़ता है, इसे डिफाइन किया था ली चैटलियर ने। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये बात समझ में आनी चाहिए कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आप चीज़ें अप्लाई करोगे। अभी सबसे पहले आपको इतना समझ में आ गया ली चैटलियर का क्वेश्चन है, तो उसने बोला है कौन सी प्रोसेस के लिए? एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने बचपन में 12th में भी ये रिएक्शन पढ़ी होगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 रेशियो में मिलकर के 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बहन बनाते हैं। इसे अमोनिया हेबर प्रोसेस कहते हैं और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती थी क्योंकि इसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव आती थी। अगर आप कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो और अगर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होती है। किधर शिफ्ट होती है? बैकवर्ड। और इस रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते थे तो अमोनिया नहीं बनती थी, ये बनते थे। इसीलिए हम इस रिएक्शन में 12th में बोला जाता था कि आपके पास इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए टेम्परेचर को क्या रखना चाहिए? कम रखना चाहिए। जब टेम्परेचर कम रखेंगे तभी इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगी और अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ता है। ट्रू या फॉल्स? तो उसने ये जो क्वेश्चन पूछा था, करेक्ट आंसर इज ट्रू। ठीक है। अभी अगर आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होती, एंडो वही होती है जो हीट लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होती तो ये हीट एब्जॉर्ब करते तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाते। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर लेने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होती है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होती है। ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। मैं यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन तो हो गया, मैं चीज़ें और बता रहा हूँ। प्रेशर के इफेक्ट के बारे में बात करें तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होती है जिधर वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कैसे देखते हैं? इसके मोल्स हैं 1, इसके मोल्स हैं 3 और 4 वॉल्यूम है और इधर कितना वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। किस तरफ शिफ्ट होती है? इसीलिए इस रिएक्शन में
12th में कहा जाता था एमोनिया हेबर प्रोसेस में कि टेम्परेचर को कम करो और प्रेशर को ज़्यादा रखो क्योंकि इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगी। ये हो गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, अमाउंट बढ़ाते हो, तो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा फॉरवर्ड। अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होती है। ये इफेक्ट है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का। तो होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना अपने समझने के लिए। आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? ट्रू वाला, ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रिड्यूस्ड फेज रूल इज, सबसे पहले रिड्यूस्ड फेज रूल क्या है उसे समझते हैं। सबसे पहले तो इससे पहले हम क्या समझेंगे, फेज रूल समझ लेते हैं। तो फेज रूल क्या होता है? फेज रूल समझने से पहले आपको मैं टॉपिक भी क्लियर कर रहा हूँ साथ साथ। सबसे पहली बात समझते हैं फेज किसे कहते हैं। फेज एक्चुअली फिजिकल स्टेट ही है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? माना कि आपके पास एक बीकर है और उस एक बीकर में आपके पास ऊपर ऑयल है और नीचे वाटर की लेयर है। तो वाटर भी, ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। अगर मैं पूछूं कितनी फिजिकल स्टेट है तो एक ही फिजिकल स्टेट है जो कि क्या है? लिक्विड है। लेकिन अगर हम फेज पूछें कितनी फेज है तो कितनी फेज है? एक फेज ये अलग दिख रही है और एक फेज ये अलग दिखाई दे रही है। किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट वो चीज़ जो फिजिकल रूप से क्लियरली दिखाई दे और मैकेनिकल रूप से आप उसे सेपरेट भी कर सको। किसी सिस्टम का वो हिस्सा, वो पार्ट जो फिजिकल रूप से क्लियरली दिखाई दे, जैसे ऑयल की लेयर अलग दिखती है और वाटर की लेयर अलग दिखती है, और मैकेनिकल रूप से आप उसे सेपरेट भी कर सकते हो। एक सेपरेशन फनल में भरना है, नीचे से नल खोलो, पानी नीचे गिर जाएगा, जैसे ऑयल आने वाला होगा नल बंद कर दो, तो आपका ऑयल अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। तो दोनों फेज को आप अलग अलग सेपरेट कर पा रहे हो। लिक्विड स्टेट कितनी है? 1। फेज कितनी है? 2। फिजिकल रूप से क्लियर्ड, मैकेनिकल रूप से सेपरेशेबल, कॉल्ड फेज। तो ये एक फेज हो गई और एक फेज ये हो गई। क्लियर हो गया? अब हमने फेज के लिए फेज रूल पढ़े थे। फेज रूल कैसे पढ़ते हैं? फेज रूल में आपको ये कहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम और इज इक्वल टू प्लस नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ कंपोनेंट से 2 ज़्यादा होते हैं। ये उसकी डेफिनेशन है फेज रूल की। अभी रिड्यूस फेज रूल अभी थोड़ी देर में बताते हैं। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। हम इसे क्लियर कर लेते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फेज तो आपको समझ में आ गया थोड़ा सा कि भाई फिजिकल रूप से जो चीज़ क्लियर होगी, मैकेनिकल रूप से सेपरेट कर सके वो फेज है। यह है कंपोनेंट। जैसे वाटर सिस्टम है, वाटर किस में भी पाया जाता है? बर्फ़ में भी पाया जाता है, बर्फ़ के रूप में सॉलिड में भी पाया जाता है। H2O लिक्विड के रूप में भी पाया जाता है और H2O किसके रूप में भी पाया जाता है? गैस। लेकिन कंपोनेंट तो H2O ही है ना, केमिकल तो एक ही है, तो 1 कंपोनेंट सिस्टम है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की वो कम से कम संख्या जो पूरे सिस्टम को समझाने का दम रखती हो। जैसे वाटर है, वाटर में आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो भाई वाटर को, बर्फ़ को वाटर में बदल सकते हो, वाटर में टेम्परेचर बढ़ा करके वेपर में बदल सकते हो, ठंडा करके टेम्परेचर कम करके लिक्विड में बदल सकते हो, और लिक्विड को काई में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर से सॉलिड, बर्फ़ या आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो पूरे सिस्टम को अकेले समझाने का दम रख रहा है। तो किसी जगह पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आने वाला है? 1 आने वाला है, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अगर प्रेशर पर भी करेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। लेकिन होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फेज रूल तो ये है। अब एक्चुअली क्या होता है, 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए ये इक्वेशन लगाते हैं, ये फेज रूल है। मतलब अगर उसने आपसे फेज रूल पूछा होता तो आपका आंसर ये हो जाता। लेकिन एक्चुअली में जब हम ग्राफ देखेंगे आगे जा कर के और क्वेश्चंस में, एक वाटर सिस्टम का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ऐसे 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 कुछ इस तरीके का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आइस, वाटर और वेपर। तो जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ OABC और एक और ग्राफ OA', टेम्परेचर के बीच और प्रेशर के बीच ग्राफ खींचते हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, बर्फ़ इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ऐसे ऐसे कन्वर्ट होने में लगी है। तो इसका वाटर सिस्टम का ग्राफ बनाते तो ऐसा आता है। इनमें आपको कितनी चीज़ डिफाइन करनी होती है? 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व और 3 एरिया डिफाइन करने होते हैं, एक ट्रिपल पॉइंट वो डिफाइन करना होता है। तो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आपको 8, 7, 8, 9 चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है, तो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर मैं 2 कंपोनेंट, ये तो सिर्फ 1 कंपोनेंट था जो कि वाटर था। जब 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए ग्राफ खींचते हैं
तो टेम्परेचर और प्रेशर ही नहीं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन 3D में ग्राफ बनाना होता है। 2D में ही ये ग्राफ इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है, तो 3D में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की संख्याओं को क्या कह रहे थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम क्या करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए एक और चीज़, रिड्यूस फेज रूल 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए रखता है, और 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए 3D में ग्राफ बनाना होता है। 3D वाला कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड से आसान बनाने के लिए हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम कर देते हैं ताकि अब 2D में ही ग्राफ बने, 3D में नहीं बनाते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जब मैं एक कम कर दूंगा तो ये वैल्यू किसकी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में से एक हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन में से किसी एक फैक्टर को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बनेगी, F = C - P + 1। तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड फेज रूल। इसे कहते हैं क्या, रिड्यूस्ड फेज रूल फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर सिस्टम। अभी देखो वाटर सिस्टम का ग्राफ बनाया है, इस पॉइंट को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, जहाँ पर तीनों फेज इक्विलिब्रियम पर होती है। और ये कौन सा सिस्टम है, 1 कंपोनेंट सिस्टम। 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, F = C - P + 2। और जी इस पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे कितनी फेज है, 1 2 3। कंपोनेंट कितना कंपोनेंट सिस्टम है, वाटर 1 कंपोनेंट सिस्टम। फेज कितनी है, 3 और +2, 2 + 1 3, 3 - 3 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रिपल पॉइंट पर कितना आता है, 0 आता है। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर सिस्टम इज 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू डैश इनटू सेल कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हमने पढ़ाया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस को काई से डिनोट करते हैं, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस, जिसे G से डिनोट करते हैं इनटू सेल कांस्टेंट। या हम इसे कैसे फॉर्मूले में फॉर्मुलेटेड करते थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अगर आपको यूनिट पूछा होता तो कंडक्टेंस की यूनिट, कंडक्टेंस क्या होता है, 1/R। इसकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस ओम, ओम इनवर्स, या इसको काई से भी डिनोट करते हैं साइमन्स। तो इसकी यूनिट तो हो गई साइमन, ये लेंथ है मीटर, और ये एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करके क्या आता है, या अगर आपके आंसर सेंटीमीटर में होंगे तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो होप आपको ये 8 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको पता है कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन करने हैं, हमको 12 क्वेश्चन करने हैं। तब तक आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बाकी के 4 क्वेश्चन और बताता हूँ इस पार्ट में। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नर्स्ट इक्वेशन इज, नर्स्ट इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल को केमिकल, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदला जाता है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो था यूनिट का हीरो सेल। और सेल के केस में जब हम बात करते हैं तो सेल 2 टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। गैल्वेनिक सेल के लिए इसी न्यूमेरिकल पे क्वेश्चंस चलते हैं सारे के सारे। तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, E = E0 - 0.0591/n log CD/AB। और उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, रिएक्शन अगर हो रही होगी तो पावर में। तो ये नर्स्ट इक्वेशन होती है, जहाँ पर E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं वो, और ABCD ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बताते हैं, और स्मॉल ABCD उनके नंबर ऑफ मोल्स को बताते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे माना किसी सेल में रिएक्शन ये हो रही है, तो ये ABCD के कंसंट्रेशन है, और ये इनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है जो उनके सर पे देख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स। फॉर कंसंट्रेशन सेल E0 वैल्यू इज, देखो कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, देखो गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, जब दो, ये है हाफ सेल, जब मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल पैदा होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जब दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोडों को एक वायर से जोड़ देते हैं और इनके सॉल्ट सॉल्यूशन को एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो कंप्लीट सिस्टम बन के आता है उसे सेल कहते हैं। कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल। अगर इन सेल में ये कॉपर की रॉड है सपोज, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और ये भी कॉपर की रॉड है, इसमें भी सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो जब सेम सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे वालों को कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। क्या कहते हैं, बस कंसंट्रेशन अलग अलग रहती है, कंसंट्रेशन अलग अलग रहती है।
ठीक है। कंसंट्रेशन अलग अलग होगी पर सब्सटेंस क्या होंगे, एक जैसे टाइप के होते हैं, तो इन्हें कहते हैं आपका क्या, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड और एनोड सेम रहते हैं, तो कॉपर का कैथोड की वैल्यू होती है, कैथोड के ई नॉट की वैल्यू होती है 0.34 और इसके ई नॉट की वैल्यू भी 0.34। जब सेम से सेम माइनस होगा तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 0, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल में कोई ज़रूरी नहीं है कॉपर ही होता है, कोई भी एलिमेंट वाला हो सकता है, किसी का भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, किसी भी मेटल का हो सकता है, लेकिन आपके पास क्योंकि सेम रहते हैं तो दोनों के ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, सेम, कैथोड की भी एनोड की भी। तो जब माइनस करते हैं तो वैल्यू आंसर कितना आता है, 0। तो उसने क्या कहा, फॉर कंसंट्रेशन सेल ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0। कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट की वैल्यू 0 होती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले इसे समझते हैं। जो भी चीज़ें अपने आयंस में टूट जाती हैं, जैसे ये टूट रहा है, वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर कंप्लीटली टूट जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग, और कंप्लीटली नहीं टूटते तो वीक। नाम के तो मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंप्लीटली बिखर जाते हैं, लेकिन ये नाम के तो कमज़ोर हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं टूटते। फॉर एग्जांपल ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है, वीक एसिड है, इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, 100 में से 70 ही हैं जो अपने आयंस में ब्रेक हो रहे हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस। कितने टूटे हैं अपने आयंस में, 70, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो 100 हैं तो 100 से ज़्यादा तो कभी भी नहीं टूटेंगे, 100 से कम ही टूटे होंगे या 100 के बराबर टूटे होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो कंप्लीटली टूट जाते 100/100, आंसर कितना आता 1। अगर पूछा होता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू 1, जैसे HCl वगैरह टाइप सॉल्यूशन के लिए स्ट्रॉन्ग के लिए कितना आता है 1। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो आपका आंसर सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.7 आ रहा है। ये तो हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, लेकिन ये नंबर ऊपर वाला कम होगा और ये बड़ा नंबर होगा। जितने होंगे उससे कम ही टूटे होंगे वीक के लिए, और कम टूटे होंगे तो नीचे वाला नंबर जब ज़्यादा बड़ा होगा तो बड़े से छोटे को डिवाइड करते हैं, आंसर 1 से छोटा आता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कितनी होती है, <1, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए =1, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा फॉर्मूला है DG का, तो DG का जब ऐसा बोला है DG = तो फॉर्मूला बताना है आपको। DG के कई फॉर्मूले होते हैं, VDP माइनस SDT, DG = इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में -NFE भी होता है। DG = आपके पास क्या होता है, ΔH माइनस T∆S। तो आपके पास अगर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस में से जो भी ये वाला ऑप्शंस होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में ये चलते हैं, बाकी थर्मोडायनेमिक्स में ये दोनों फॉर्मूले चलते हैं। दोनों ही तीनों ही सही आंसर हैं, डिपेंड करेगा कि अगर आपको 4 ऑप्शंस देता है, चारों में से जो भी इनमें से होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इस बात को ध्यान रख लेंगे। अभी हमने आपको 11 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। हमने कहा था सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 12 क्वेश्चंस आएंगे। अभी हमारा एक क्वेश्चन फिर भी बचा हुआ है जो मैंने पहले रुका दिया था, सेकंड क्वेश्चन किरचॉफ्स इक्वेशन। तो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अभी आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, किरचॉफ्स इक्वेशन क्या होती है उसे समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक बहुत आसान है, 2-3 चीज़ें एक ही बात पे डिपेंड करती है, तो मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं आपको हीट कैपेसिटी भी पढ़ाऊँगा और हीट कैपेसिटी के साथ साथ किरचॉफ इक्वेशन भी पढ़ाऊँगा। आपको पता लगना चाहिए दोनों एक ही बातें हैं। सबसे पहले जनरली हम एक बात कहते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसी सिस्टम को जितनी ज़्यादा हीट दो टेम्परेचर दोगे उसकी हीट उतनी ज़्यादा होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर आप केल्विन में निकालते हो, जूल हीट को जूल में निकाला जाता है, कैलोरी वगैरह में निकालते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं लेकिन प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट लगाना होता है इक्वालिटी बनाने के लिए। आपने एक नया कांस्टेंट हीट दे दिया, तो टेम्परेचर में जो चेंज कर रहे थे और हीट बढ़ रही थी, तो C∆T भी लिख सकते हो। तो C = क्या आ जाता है आपके पास, Q/∆T।
इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं इस कांस्टेंट को? हीट कैपेसिटी। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हीट में चेंज आता है या जो हीट होती है उसी हीट को क्या कहते हैं? उसका हीट कैपेसिटी। फिर से कह रहा हूँ, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हीट में जो चेंज आता है उस हीट चेंज को ही क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। आप इसे dQ भी लिख सकते हो। ये हीट कैपेसिटी है। क्लियर हो गया? अभी अगर आपके पास ये कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो आप इसे Cp कहते हो। अगर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालते हो तो इसे Cv कहते हैं, और Cp माइनस Cv R के बराबर आता है। दूसरा टॉपिक है मेयर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मेयर्स रिलेशनशिप। Cp माइनस Cv इक्वल टू R। एक्चुअली ये जो हीट है वो एंथैल्पी है, एनर्जी है, हीट है, एंथैल्पी भी लिख सकते हो। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी, डेल एच अपॉन डेल टी। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो? डेल एच इज इक्वल टू C और डेल टी। ऐसे लिखो, सभी एक ही बात है। ये जो इक्वेशन है या ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? किरचॉफ्स इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इन्हीं चीज़ों को किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं। बाकी ये पैदा कहाँ से हुआ है? हीट कैपेसिटी से हुआ है। और मैं यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करने की बात कर रहा था। स्टैंडर्डली 1 डिग्री बोला जाता है, बाकी आप 10 डिग्री बढ़ाओ, 50 डिग्री बढ़ाओ, वो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो जाता है। स्टैंडर्डली जैसे हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करते थे, पर लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी कहते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है 1 लीटर ही लेते हैं, वो डिपेंड करेगा कितना दिया है। तो जनरली स्टैंडर्डली 1 से 1 के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। तो आपको 2 टॉपिक क्लियर हो गए, एक तो हीट कैपेसिटी और दूसरा आपका किरचॉफ्स इक्वेशन। तो होप आपको ये 12 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं पे किसी को कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो। बाकी फ़िलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।